नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ज्वालामुखी आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा या डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने उसके आसपास के इलाके से भी देखा हो। ज्वालामुखी जब तक अंदर लावा उबलता रहता है तब तक बाहर कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, जब विस्फोट होता है तब पता चलता है। तो ये जो 27 पार्टियों का गठबंधन है, इसके अंदर भी लावा दहक रहा है, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग तरह से। ऊपर से सब ढका हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। खबर सिर्फ इतनी आती है जो पता चलती है औपचारिक रूप से कि 27 पार्टियां हो गई, 26 से 28वीं भी आने वाली है। उसके अलावा जो है 5 कमेटियां बन गई हैं। जल्दी से जल्दी जो है वो सीटों के बंटवारे की बात होगी। इसके अलावा गठबंधन का लोगो तैयार होगा, जारी किया जाएगा। और अगली बैठक का भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगली बैठक होगी, ये तो तय ही है। ये सब बातें पता चल रही, लेकिन अंदर क्या होता है? दरअसल अपनी कमियों को ढकने का एक तरीका है। तो पटना में क्या हुआ था, बेंगलुरु में क्या हुआ था, इसके बारे में बता चुका हूँ। मुंबई में क्या हुआ? मुंबई में कई चीज़ें हुई और ज़्यादा गंभीर। मुंबई बैठक से पहले ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली भेजा राहुल गांधी से बात करने के लिए। अब देखिए, एक परिवर्तन तो ये आया है कि इन पार्टियों के जो नेता हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनमें दूसरी पीढ़ी धीरे धीरे कमान संभाल रही है। सामान्य तौर पर इससे पहले स्थिति होती तो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलकर बात करती। अब अभिषेक बनर्जी गए और राहुल गांधी से बात की। ममता बनर्जी एक बात पर कांग्रेस की ओर से स्पष्टता चाहती हैं, और वो ये है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीएम के साथ रहेगी या नहीं रहेगी। अगर सीपीएम के साथ रहेगी तो कांग्रेस से टीएमसी का कोई तालमेल, कोई समझौता नहीं हो पाएगा। ये ममता बनर्जी कांग्रेस को स्पष्ट कर चुकी हैं, और वो चाहती हैं कि कांग्रेस अपनी ओर से स्पष्ट करे। कांग्रेस का रवैया अभी ढुलमुल है। कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो सीपीएम के साथ रहेगी कि नहीं, लेकिन सारे संकेत यही हैं कि वो सीपीएम के साथ रहेंगे। अब बड़ी विचित्र स्थिति होगी। केरल में सीपीएम के खिलाफ होंगे, बंगाल में सीपीएम के साथ होंगे। ममता बनर्जी के लिए ये इस गठबंधन का, इस तालमेल का, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का बंगाल के बाहर कोई अर्थ नहीं है। बंगाल में अगर गठबंधन नहीं होता तो उनके लिए कोई बाकी जगहों पर हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, ममता बनर्जी की नाराज़गी इस बात को है, और ये अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की बातचीत में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। उनकी नाराज़गी इस बात को भी लेकर है कि बहुत धीरे धीरे सब चल रहा है, कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है पार्टियों के बीच। चुनाव मुश्किल से 6 महीने दूर है। अगर समय पर चुनाव होते हैं, जो पिछले चुनाव के समय था, 10 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी, उसको देखें तो मुश्किल से 6 महीने का समय बचा हुआ है। 6 महीने का समय तैयारी के लिए, एक नए गठबंधन के लिए बहुत कम होता है, और उस समय को भी ये गठबंधन गंवा रहा है। उनका कहना है कि सीटों के तालमेल पर जो भी फैसला होना है, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और सीटों के तालमेल पर फैसला नहीं हो रहा। उसके अलावा ज्वाइंट कैंपेन पर फैसला नहीं हो रहा। मुंबई में एक तारीख तय की गई कि 2 अक्टूबर से ज्वाइंट रैलीज होगी। अब आप देखिए, 1 सितंबर को तय करते हैं कि 2 अक्टूबर से ज्वाइंट रैलीज होगी। कायदे से अगर गंभीर होते तो ये मुंबई से ही शुरुआत हो जानी चाहिए थी, और रूपरेखा बननी चाहिए थी कि अगले 1 महीने 2 महीने में कहाँ कहाँ रैलियाँ होंगी, किन प्रदेशों में होंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 अक्टूबर मतलब 1 महीने का समय और चाहिए एक रैली करने के लिए। तो इससे उनकी तैयारी का अंदाज़ा लगता है। लेकिन मुंबई में जो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि गठबंधन का संयोजक तय किया जाएगा, उसके नाम की घोषणा होगी। ये कैंपेन कमेटी बन गई, स्टीयरिंग कमेटी बन गई, सोशल मीडिया कमेटी बन गई, रिसर्च कमेटी बन गई। इन सब से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। चुनाव लड़ने के लिए नैरेटिव होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, नीतियां और कार्यक्रम होने चाहिए। उनके बारे में अभी तक इस गठबंधन की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। सिर्फ एक मुद्दे को छोड़कर कि मोदी को हटाना है।
मोदी को हटाना है, और ऐसी उल जलूल बातें हो रही हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वैज्ञानिकों से अपील करते हैं कि नरेंद्र मोदी को जो है ये आदित्य L1 के साथ जो है वो सूरज पर भेज दें। अब आप देखिए, एक नेशनल अलायंस बन रहा है जो एक बड़ी पार्टी से, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी देश की है, उससे मुकाबला करने जा रहा है, और उसके नेता इतनी सतही बातें कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो बोल रहे थे उसको जिन लोगों ने सुना होगा उनको समझ में नहीं आया होगा कि वो अपना से धुल लें या क्या करें। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पशुपालन घोटाले में उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये तो इंडिक्टमेंट सीधे सीधे कोर्ट्स का है। सज़ा तो अदालत ने दी, किसी पार्टी या सरकार ने तो दी नहीं। तो भ्रष्टाचार को लेकर आपका रवैया ये है। दूसरी बात, संयोजक का नाम तय हो चुका था, उसकी घोषणा होनी थी। कांग्रेस सहित ज़्यादातर दल उस नाम पर सहमत थे, और नाम किसका था? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। नीतीश कुमार, आपको मालूम है कि शुरू से इस गठबंधन से जोड़ने की अलग अलग पार्टियों को कोशिश करते रहे। उन्होंने ही मतलब कांग्रेस के कहने पर इनिशिएटिव लिया, और अगर नीतीश कुमार का नाम तय हुआ तो जाहिर है इस पर कांग्रेस सहमत है, तो इसका मतलब लालू प्रसाद यादव भी सहमत थे। अभी तक ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव जो चाहेंगे वो कांग्रेस पार्टी से मनवा लेंगे, तो कांग्रेस पार्टी से तो मनवा लिया, लेकिन ये गठबंधन केवल कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव नहीं है, इसमें और पार्टियां हैं। और नीतीश कुमार का नाम अगर संयोजक के रूप में घोषित नहीं हुआ तो उसका एकमात्र कारण है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने अंगद का पांव जो है रख दिया, उन्होंने कहा ये नहीं होगा। उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर वीटो लगा दिया कि ये संयोजक नहीं बन सकते। हालांकि कारण क्या दिया उन्होंने, वजह क्या बताई, ये पता नहीं, लेकिन जो समझ में आता है कि इस पूरे गठबंधन में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं, उनकी पार्टी है जो सबसे लंबे समय तक बीजेपी के साथ रही है। अभी 1 साल पहले तक वो बीजेपी के साथ थे, और ममता बनर्जी, कांग्रेस, तमाम नेताओं पार्टियों के खिलाफ बोल रहे थे। 2021 के चुनाव के बाद भी खिलाफ बोले। ममता बनर्जी इतनी आसानी से चीज़ें भूलती नहीं हैं। CPM को तो आज तक नहीं भूल पाई हैं, तो नीतीश कुमार को क्यों भूल जाएं? और दूसरा कारण है, उनको लगता है कि भाजपा विरोधी गठबंधन का चेहरा वो व्यक्ति कैसे हो सकता है जो सबसे लंबे समय तक भाजपा के साथ रहा हो, जिसने सबसे लंबे समय तक भाजपा के समर्थन से सत्ता भोगी हो। जितने साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उसमें से 1.5 साल को छोड़ के लगातार वो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भाजपा विरोधी गठबंधन का, आंदोलन का, अभियान का चेहरा नहीं हो सकता। अगर कोई सबसे ज़्यादा संदिग्ध है, मैं कहता हूँ शरद पवार से भी ज़्यादा, तो वो है नीतीश कुमार, जिनके बारे में इस गठबंधन की 27 में से कोई पार्टी, JDU को छोड़कर, JDU के लोग भी, कोई नहीं कह सकता कि वो फिर पलटने को तैयार नहीं हो जाएंगे। तो अगर किसी की इन 27 पार्टियों में किसी नेता की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है तो वो है नीतीश कुमार। ऐसे नेता को संयोजक बनाकर आप मोदी से और बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? आप लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, जीतने की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ऐसे नेता को आगे करके आप लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। ये बात ममता बनर्जी को समझ में आती है। दूसरी बात, नीतीश कुमार अपने ही राज्य के सबसे प्रभावी, लोकप्रिय या सबसे बड़े नेता नहीं हैं। उनकी पार्टी बिहार में 3रे नंबर की पार्टी है। ऐसे व्यक्ति को नेता या संयोजक कैसे मान लिया जाए जब अपने प्रदेशों के बड़े नेता गठबंधन में मौजूद हों? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, MK स्टालिन तमिलनाडु में, उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, और अलग अलग राज्यों की स्थिति देखिए जो गठबंधन के साथी दल हैं, तो उनमें नीतीश कुमार से बेहतर स्थिति वाले कई नेता हैं, कई पार्टियां हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी क्यों दे दी जाए? उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि ये भी तो देखा जाएगा। आपको किसी पद के लिए आपका चयन होता है तो आपका अतीत भी देखा जाता है।
आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, तो आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा एंटी इस इंडिया गठबंधन के पार्टियों के रही है। तो जिसके खिलाफ आप लगातार रहे, उसके पक्ष के सबसे बड़े पैरोकार आप बन जाएं और बाकी पार्टियां बना दें, ये कैसे हो सकता है। तो मुंबई की बैठक से सबसे पहले नीतीश कुमार गए, सबसे ज़्यादा निराशा उनको हुई। उनको बड़ी उम्मीद थी कि उनके बड़े भैया उनको संयोजक बनवा देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का वीटो नहीं चलता है इस गठबंधन में, ये बात नीतीश कुमार को पता चल गई होगी। लालू प्रसाद यादव का वीटो कांग्रेस पार्टी में और सोनिया गांधी के दरबार में चल सकता है, लेकिन इस गठबंधन में लालू प्रसाद यादव का वीटो नहीं चलता, ये मुंबई की बैठक से स्पष्ट हो गया। ममता बनर्जी को एक और नाराज़गी थी। उन्होंने कहा कि बैठक से पहले, हर बैठक से पहले कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अगर इस तरह से होगा तो हमारी पार्टियां, बाकी पार्टियां जो हैं वो भी अपने नेता का नाम प्रोजेक्ट करेंगी और इस तरह से पहुंचेंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को तुरंत बंद करना चाहिए। उनके मुख्यमंत्री जो बार बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की बात करते हैं, और अडानी का मुद्दा तो मैंने पहले बताया ही था। ममता बनर्जी को बहुत नाराज़गी थी कि जब बैठक होने वाली थी गठबंधन की, तो राहुल गांधी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी के मुद्दे पर क्यों बोला। जो भी बोला जाना था, गठबंधन की बैठक में सलाह मशविरा करने के बाद संयुक्त बयान होना चाहिए था। तो इसलिए उनको एतराज़ था कि ऐसे किसी मुद्दे पर घटक दल बयान न दें जो मामला गठबंधन के सभी दलों से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद सवाल आया कि अगली बैठक कहाँ हो। हम आप देखिए, इस गठबंधन की स्थिति को समझिए। अगली बैठक का वेन्यू भी तय नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि अगली बैठक भोपाल में हो। भोपाल में आपको पता है मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं इसी साल दिसंबर में। सीताराम येचुरी ने उसमें अड़ंगा लगाया। उन्होंने कहा ऐसे किसी राज्य में गठबंधन की बैठक नहीं होनी चाहिए जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि इन चुनावों में कई दल ऐसे हैं गठबंधन के जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो उससे क्या मैसेज जाएगा। जैसे उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, लेकिन सबको ये समझ में आ रहा था कि बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे। और पार्टियां, अखिलेश यादव ने कहा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा कर चुके हैं। तो आप गठबंधन की एकता की बैठक कर रहे हैं और उधर चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें साथ कैसे चल सकती हैं। दरअसल यही कंट्राडिक्शन है जिसकी वजह से ये पार्टियां और कांग्रेस पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोकसभा के स्तर पर तो एक हो सकती है, विधानसभा के स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो अगर एक साथ चुनाव होगा तो फिर कैंपेन कैसा होगा। लोकसभा सीट के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगे और विधानसभा में जो है अपने अपने उम्मीदवार का प्रचार करेंगे और दूसरी पार्टी का विरोध करेंगे। कुल मिलाकर मामला ये है कि गठबंधन की गांठ बंध नहीं पा रही है। वो जितना बांधने की कोशिश होती है उतनी ढीली हो जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा ढीली हो जाती है। तो आप नेता नहीं तय कर पाए, आप संयोजक नहीं तय कर पाए, आप अभी तक कोई नैरेटिव तय नहीं कर पाए, एजेंडा नहीं तय कर पाए, आप गठबंधन का लोगो नहीं तय कर पाए, आप कैंपेन कैसे होगी, किन राज्यों में होगी, इसका रोड मैप नहीं तय कर पाए, आप ये नहीं तय कर पाए आखिरी बैठक में, तीसरी बैठक में, कि अगली बैठक का वेन्यू क्या होगा, तारीख क्या होगी। तो इससे लगता है कि आराम के साथ काम चल रहा है। मिलने के लिए मिल रहे हैं, मिलते रहो, ये संदेश देते रहो कि हम मिल गए हैं और मिलकर काम करेंगे। सवाल इसमें एक उठता है कि कार्यकर्ता क्या सोच रहा है। कार्यकर्ता दिग्भ्रमित है इन पार्टियों का कि ये दरअसल एक होंगे भी कि नहीं, और एक होंगे कि तो किस तरह की एकता होगी। क्या बंगाल में तीनों पार्टियां मिल जाएंगी? क्या पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाएगी? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल जाएगी? इस तरह के तमाम सवाल हैं। और इस बीच में एक और कोशिश हुई है, बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाने का प्रयास हो रहा है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेता
मायावती के भाई और भतीजे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया। अब एक जिम्मा दिया गया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। उन्होंने बताते हैं कि मायावती से बात की कि उनको गठबंधन में शामिल होना चाहिए। पता नहीं अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मायावती का जो खबर आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने कहा जो पिछली बार 2019 में वो 38 सीटों पर लड़ी थी, वो 38 सीटें उनको चाहिए। सवाल ये है कि क्या गठबंधन देने की स्थिति में है? क्या समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस तीनों मिलकर सिर्फ 38 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं? तो मायावती ने फिलहाल गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए मायावती का इस गठबंधन में शामिल होना सबसे ज़रूरी है। उसी से कुछ परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। होगा ऐसा लगता नहीं मुझे। 2019 में तो हुआ था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं थी जिसका 1-1.5% वोट है, उसके शामिल होने ना होने का ज़्यादा मतलब नहीं है। उस समय तो बसपा, सपा और आरएलडी तीनों साथ थे। नतीजा सबके सामने है। जो कोशिश चल रही है वो असफल हो जा रही है। जो कर रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। ये है गठबंधन का हाल। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।